Hello, good afternoon, all of you. Hello. Good afternoon, sir. Wait a minute. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon, everyone. Just give me a minute. Part 2 connected. Okay, तो बीच में सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था. Let us start today's class, and as I think we have already completed the plane mirror part, right? बच्चों, am I audible? सर एक बार थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज करा देंगे. मैं थी नहीं. कौन नहीं थी? आप कौन है? नाम बताइए. लास्ट टाइम हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स कर रहे थे. That was the last concept which was for you in the case of plane mirror. लेकिन अभी मुझे उससे मतलब है. अभी कौन, अभी किसी बच्चे ने बोला कि लास्ट टाइम वो नहीं. सर टीशा. टीशा बेटे, इसमें जो लास्ट टाइम हमने करा था उसका भी जो हम अभी करेंगे उसका उन दोनों में कोई लिंक नहीं है सच ना. प्लेन मिरर का वो जो पार्ट हमने करा था, तो इसलिए बेटा उसको थोड़ा सा कभी बाद में कर लें अगर आप चाहो तो. क्योंकि सर कोई दिक्कत नहीं. हाँ, क्योंकि उसका कोई अभी सच कोई ऐसा खास यूज नहीं आएगा. और जितना यूज होता है प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन वो आप लोगों को आपको ऑलरेडी पता होगा. ठीक है, तो अब वही हम कर्व्ड मिरर पे रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, कब कहाँ इमेज फॉर्म होती है, वो सब पे डिस्कशन करेंगे. तो वो लास्ट क्लास विल नॉट इफेक्ट योर टुडेज क्लास आई गेस. ठीक है बेटा. तो अगर उसमें कभी अलग से टाइम मिले तो उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं. तो एनीवेज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कर्व्ड मिरर. ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए कर्व्ड मिरर. We'll be discussing curved mirror today.
अब देखो कर्व्ड मिरर, इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था या लास्ट टू लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्लेन मिरर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कर्व्ड मिरर। तो पहले तो हम समझ लें कर्व्ड मिरर का क्या मतलब होता है। तो कर्व्ड मिरर का मतलब होता है कि इफ यू टेक ए स्फेरिकल ग्लास, और स्फेरिकल ग्लास का आप कोई एक छोटा सा पोर्शन काट दीजिए। यू टेक ए स्फेरिकल ग्लास और इसका एक छोटा सा पोर्शन आप काट दीजिए। इसका छोटा सा पोर्शन इन द सेंस कि आप मान लीजिए कि इसको यहाँ से आपने कट कर दिया, ठीक है, तो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर, you will get this structure. This is also a glass which is of curve shape. So it is a curved glass है ये curved glass. अब इस कर्व्ड ग्लास पे अगर मैं इस ग्लास की बात करूं, इस कर्व्ड ग्लास पे आप दो तरह से अगर इसकी पॉलिशिंग कर सकते हैं। पॉलिशिंग करने का मतलब है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देना। तो एक साइड रिफ्लेक्टिंग रहे और दूसरा साइड क्या हो, नॉन रिफ्लेक्टिंग हो। तो इसका दो काम कर सकते हैं आप, दो तरीके से ऐसा कर सकते हैं। या तो यू कैन पॉलिश इट फ्रॉम दिस साइड, एक तो तरीका ये होगा कि आप इधर से पॉलिशिंग कर दें इसकी, या इधर इससे इसको इसकी पेंटिंग कर दें या पॉलिशिंग कर दें, एक ही बात है। सो दैट दिस पार्ट, दिस bulging out part will be non reflecting and this bent in surface will be reflecting. जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है that is reflecting, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो non reflecting है। या फिर इसी का दूसरा ये कर सकते हैं आप कि भाई ये आप अंदर से इसकी वो कर दें, पॉलिशिंग कर दें। तो आप ये कह सकते हो कि द बेंट इन साइड इज पॉलिश्ड एंड द बल्जिंग आउटसाइड इज नॉट पॉलिश्ड, ठीक है। तो मतलब बेंट इनसाइड विल बी नॉन रिफ्लेक्टिंग इन दिस केस एंड बल्जिंग आउट सरफेस विल बी रिफ्लेक्टिंग इन दिस केस। तो इस केस में बेटे मेरे लाल, ये वाला जो मिरर फॉर्म होगा जिसमें आप बल्जिंग आउट सरफेस जो है उसको अगर आप नॉन रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं या उस साइड पे पॉलिशिंग कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। आई होप आपको ये नाम याद होंगे, ये 10th में भी आपने सुना होगा। एंड दिस सेकंड मिरर इज कॉल्ड एज convex mirror. So there are two types of curved mirror that we have. There are only two type of curved mirror. One is concave mirror and the another one is convex mirror. और curved mirror basically हमारे लिए क्या है? तो curved mirror is basically the part of a spherical glass, है ना। अब इसमें कुछ कुछ हम टर्म्स डिफाइन करते हैं which is common for both the mirrors. एक चीज होती है अपर्चर ऑफ द मिरर, अपर्चर, ठीक है। एक होता है कर्वेचर, एक होता है अपर्चर। अपर्चर का मतलब हो गया बेटा साइज की, अगर हम बात करें मिरर की। जी सर डायमीटर। हाँ, कर्वेचर फिर क्या होगा? सर ये जो प्लेन का हमने पार्ट लिया है, इसमें हाँ, अगर टॉप से बॉटम जोड़ेंगे तो वो अपर्चर होगा। बिल्कुल सही बात। टॉप से बॉटम को अगर ज्वाइन कर दें तो दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। और कर्वेचर का मतलब ये होता है कि कितना कर्व है ये, कितना बेंट है ये। दैट इज बेसिकली कर्वेचर व्हिच कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ रेडियस और डायमीटर, ठीक है। तो हम जो मिरर अज्यूम करते हैं दैट इज ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल कर्वेचर, ये हम मिरर अज्यूम करते हैं। इट इज नॉट अच्छा, ये जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर्स हैं। ये कर्व्ड मिरर जरूर है, इसका दूसरा नाम स्फेरिकल मिरर है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फेयर, है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फेयर। ऐसे जरूरी नहीं कि मिरर स्फेयर ही हो, बट आपके सिलेबस में स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मिरर का जो शेप है वो पैराबोलिक भी हो सकता है, बट दैट पैराबोलिक शेप्ड मिरर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो हम इसी पे बात करेंगे जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स। अब इस स्फेरिकल मिरर में अपर्चर का मतलब ये हो गया कि भाई ये जो साइज ऑफ द मिरर है, इन शॉर्ट अगर मैं कह लूं तो दिस इज द अपर्चर ऑफ द मिरर। और कर्वेचर का मतलब हो गया कि कितना कर्व्ड है ये, ठीक है। इसकी रेडियस या इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आप ये कह सकते हैं इसका कर्वेचर कितना ज्यादा है, ठीक है, या कितना कम है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स कर्वेचर। भाई अगर रेडियस बहुत छोटा होगा तो बहुत ज्यादा कर्व हो जाएगा ये। अगर रेडियस बड़ा होता जाएगा तो कर्व भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अगर रेडियस इनफाइनाइट कर दो तो यही सरफेस प्लेन हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस मिरर। और भी कुछ पॉइंट्स है मिरर से रिलेटेड, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप कोई सा भी मिरर मान लें, साइड टू साइड हम दोनों मिरर की बात करेंगे, कोई सा भी मिरर मान लें। तो ये एक मिरर हम ले लेते हैं, और ये मिरर जो है हमारा, लेटेस्ट से क्या, आई एम टेकिंग अ कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों केस में जो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट दैट विल बी सिंपली कंसीडर्ड एज द पोल ऑफ द मिरर। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर विल बी कंसीडर्ड एज पोल ऑफ द मिरर फॉर बोथ द मिरर्स। दूसरा पॉइंट कि सर इस केस में इसका ये जो स्फेरिकल मिरर है आपका, वो स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है, और जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर का कुछ रेडियस भी होगा,
तो वही इस मिरर का भी रेडियस माना जाएगा। मतलब अगर इस मिरर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द स्फीयर, अगर इस पार्ट ऑफ द स्फीयर को लेके पूरा अगर आप स्फीयर फॉर्म कर दो तो उस स्फीयर का कुछ रेडियस तो होगा ही ना, वही इस कर्व का भी रेडियस होगा, वही इस कर्व का भी रेडियस होगा। और इस कर्व का जो रेडियस है इस केस में, मिरर के केस में, उसी कर्व के रेडियस को हम मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दे देते हैं। तो दैट विल बी सिंपली कंसीडर्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ग्लास टू विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। एक मिनट रुकिएगा, आई विल गेट बैक टू यू पीपल। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब आपको समझ में आता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली वो जिस स्फेरिकल ग्लास का मिरर पार्ट है उसी का जो रेडियस होगा वो इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। उसी तरह से जिस स्फेरिकल ग्लास का दिस मिरर इज अ पार्ट, उसका जो सेंटर होगा वो इस मिरर के लिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और पोल से सेंटर की दूरी जो होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से यहाँ पर भी पोल से सेंटर के बीच की जो दूरी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब दोनों में एक और पॉइंट सुने आप बेटा, वैसे तो कोई भी रे अगर हम इंसिडेंट कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ली है हमने, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दिस इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर बोथ द मिरर्स। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर आपने कोई ऐसी रे ले ली विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपने रेज ऐसी ले ली विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज अगर ऐसी ले ली विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑल दीज रेज विल पास थ्रू द सेम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। या इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन all these rays will converge at a point on the principal axis। या तो आप ये कह लीजिए in the case of concave mirror, या तो आप ये कह लीजिए कि this is the point where all the parallel rays after the reflection will get converged, या आप ये कह लीजिए कि this is the point from where on the principal axis all the parallel rays after reflection will pass। दोनों सिचुएशन आप कह सकते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? तो इस पॉइंट को we call it as focus। वेरी गुड, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं बेटा फोकस। तो ये जो आपका focus है in the case of concave mirror, this is formed due to the converging of all the reflected rays, and that point at which these rays are converging that will be simply considered as your focus। और focus से pole का जो distance होगा that is basically called as focal length। इसको हम focal length कहते हैं। याद आ गया पुराना कॉन्सेप्ट? इसको हम कहते हैं focal length। This is f। In the same manner यहाँ पर भी अगर हम बात करें for this curved mirror, मतलब convex mirror, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पर आपकी रेज आई पैरेलल रेज विच इंसिडेंट्स ऑन द मिरर। अगर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ले लें तो अनडाउटेडली दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर अनडाउटेडली। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इतनी एंगल पे यहाँ से हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, बिकॉज आपको मालूम है कि स्फेयर या सर्कल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप उस पर नॉर्मल लेंगे, अगर आप उस पर नॉर्मल लेंगे तो वो जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। ये सर्कल और स्फीयर की प्रॉपर्टी है। अब अगर ये रिफ्लेक्टेड रे को आप देखो तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट और दे आर नॉट कन्वर्जिंग टू एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। बट अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो दे अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये वो पॉइंट है जहां से ये रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है इस केस में इसको भी हम क्या कहेंगे? तो दिस विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज, बोलो, फोकस, है ना? फोकस। और ये वाली डिस्टेंस अभी भी क्या कहलाएगी बेटा? फोकल लेंथ। इसका मतलब है कि कॉनकेव मिरर में जो ये फोकल लेंथ फॉर्म होता है या फोकस फॉर्म होता है
that is due to the rays converging at a point after the reflection. और आपका जो convex mirror है उसमें जो ये focus है, that is the point on the principal axis from where the rays after the reflection appears to be diverging, है ना. और कैसी rays होनी चाहिए, तो they must be parallel to each other and they must be parallel to the principal axis. I hope आपको clear हो गया होगा. Yes, sir. ऐसी रेज होनी चाहिए, है ना. तो ये तो हो गया कॉमन पॉइंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस और ये जो भी तामझाम है. तो अब इसमें वन बाय वन हम डेरिवेशंस की ओर चलते हैं बेटे. अब इससे पहले कि मैं ये चीजें करूं, एक पॉइंट आपको थोड़ा सा मैं एडिशनल बताना चाहता हूं. ऑल्दो हमारे जितने भी डेरिवेशंस हैं उन उससे वो रिलेटेड नहीं है, मगर एक छोटा सा पॉइंट आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बदलाव करूंगा अभी. तो एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए. एक पैरेक्सियल रेज, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं पैरेक्सियल रेज. पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज का क्या मतलब होता है? पैरेक्सियल रेज का मतलब होता है बेटा ऐसी रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और याद रखो कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे रिलेटेड टू दिस स्फेरिकल मिरर और द कर्व्ड मिरर, ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस पैरेक्सियल रेज ओनली. आप जितना भी फॉर्मूला ड्राइव करते हो, all of those formulas is related to paraxial rays only. Paraxial rays का मतलब ऐसी rays which is very close to the principal axis, या आप ये भी कह सकते हैं ऐसी rays which forms very small angles with the principal axis. बहुत principal axis के बहुत पास है, तो because they are very close to the principal axis, so the angles formed by those rays with the principal axis will be also very small. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो Yes, ऐसी sir. रेस को हम पैरेक्सियल रेस कहते हैं, और जितने भी आपके फॉर्मूला ड्राइव होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए होंगे. अगर रेस बहुत ऊपर से आ रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये मिरर ले लिया और रेस बहुत ऊपर से आ रही है, सच दैट कि आपसे ये रे की हाइट मेंशन कर दी जाए, तो इस केस में फिर ये रे पैरेक्सियल नहीं है. और जब ये रेस पैरेक्सियल नहीं होंगी, तो वट एवर द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू स्टडी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दीज केसेस. समझ रहे हो? तो याद रखना कि फॉर दीज फॉर्मूलाज टू गेट एप्लीकेबल, rays should always be paraxial. इस पॉइंट को लिख लो. Paraxial rays are those rays which are very close to the principal axis. इस पॉइंट को लिखिए. Paraxial rays are those rays which are very close to the principal axis. Paraxial rays are those rays which are very close to the principal axis. Paraxial rays are those rays which are very close to the principal axis. ठीक है, आगे लिखिए. all the angles formed by the paraxial rays with principal axis, all the angles formed by paraxial rays with the principal axis, all the angles formed by the paraxial rays with the principal axis लिख लिया. Yes, all sir. the angles formed with the by paraxial rays with the principal axis is very small. Very small लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. all the formulas derived is only applicable when the rays are paraxial. लिख लिया. all the formulas derived is only applicable when the rays are paraxial. ठीक है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए पहले डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं. रिलेशन बिटवीन R एंड F. R का क्या मतलब हुआ बच्चों? Sir, R radius का of क्या मतलब है? curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर. बहुत प्यारा यार. और F का क्या मतलब है मेरे लाल? Sir, focal length. बहुत बढ़िया बेटे.
तो आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव करके बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका कोई कर्व्ड मिरर है लेटेस्ट से, और ये कर्व्ड मिरर में आसानी के लिए ये कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, बट याद रखो जो फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हो रहा है फॉर कॉनकेव मिरर, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर आप ये मान लीजिए सर कि यहाँ पर आपका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड दिस इज द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। This is the ray which is parallel to the principal axis. And mind you, I'm not considering this ray to be paraxial. पहले मैं बता रहा हूँ, I'm not considering this ray to be paraxial. ठीक है, तो आप सुनिए मेरी बात। आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉप करिए। आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉप कर दिया आपने बेटे? Yes, लाल, इस पॉइंट पे आप नॉर्मल, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम दूर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल जब आप ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर, राइट? क्योंकि कर्व्ड मिरर है या स्फेरिकल मिरर है, तो ये आपका नॉर्मल है। अब आफ्टर द रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो हम लोग ये जरूर रट लेते हैं कि जिस पॉइंट से हम पास कर रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज फोकस। ठीक है, बिल्कुल वो फोकस है, बट वो फोकस की जो दूरी है बेटा, वो उसको हमें समझना है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला रटा होगा क्लास 11 में शायद, f is equal to r by 2. Have you heard this formula? This is the relation between focal length and radius of curvature. कभी सुना है आपने? Yes, sir. भाई सब नहीं बोल रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बट ये हमेशा वैलिड नहीं होता। ये तभी वैलिड होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ये तभी होगा जब आपकी रेस पैराक्सियल होगी। अगर रेस पैराक्सियल नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। तो मैं एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, कीपिंग योर नीट एग्जाम इन माय माइंड। मैं आपको ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आए तो पूछें। ये मान लीजिए कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा विदाउट एनी डाउट, बिकॉज सरफेस चाहे जैसा भी हो, आइदर इट बी प्लेनर सरफेस और इट बी स्फेरिकल सरफेस, ये जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लेंगे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटे। और Yes, ये sir. मान लीजिए कि जहां पर ये रे जहां से पास हो रही है उसको मैं एक्स ले रहा हूँ, इस डिस्टेंस को मैं एक्स ले रहा हूँ। ऑल्दो इफ इट इज फोकस, बट इसकी जो लेंथ है वो कितनी है उसके लिए मैं इसको एक्स अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स है। कोई तकलीफ है यहाँ तक? हमें ये पता करना है कि भाई ये वाला एंगल अगर थीटा है तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा। एम आई करेक्ट? Yes, कैन sir. एनीबॉडी टेल मी व्हाई? Yes, sir. Because ये वाला और Alter- प्रिंसिपल एक्सिस आर, yes, very good, parallel, and this normal is a transversal to these two lines. तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल शुड आल्सो बी थीटा बाय द अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। और आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद होगी, भले इसमें ये आपको लेंथ थोड़ा छोटा नजर आ रहा हो, बट आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद होगी कि Sum of अगर मैंने, interior equals to exterior. हाँ वो बिल्कुल सही बात, बट ये भी हम ये कह सकते हैं ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस Sides ट्रायंगल, equal. तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड एंड दिस साइड विल ऑलवेज बी इक्वल। Yes, sir. बहुत बढ़िया यार, प्यारे बच्चे भाई। तो ये साइड जो होगी वो इक्वल होगी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, ये साइड इक्वल होगी यहाँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये आपको नहीं लगता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये पूरी लेंथ आर है बेटा, ये पूरी लेंथ तो आर है, देखिए ये जो नॉर्मल की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी इक्वल टू आर। So undoubtedly, can I claim that this length will be r by 2 and this length will also be r by 2? Am I correct, beta? Yes, और sir. ये Yes, वाला sir. एंगल 90 डिग्री है। प्लीज Yes, लुक एट sir. दिस ट्रायंगल, Yes, है ना? Sir. तो Yes, बेटे sir. अगर इसको फिर से मैं आधा कर देता हूँ ताकि आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, तो ये r by 2 है बेटे, और ये एंगल थीटा है, ये r by 2 है, ये एंगल थीटा है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये बेस कहलाएगा, ये r by 2 जो है, इट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट? Yes, sir. तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली हाइपोटेनियस, इसको मैं h कह लूं, तो आपको नहीं लगता कि cos थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज r by 2 डिवाइडेड बाय h, Yes, sir. या h Yes, कैन बी sir. रिटन एज इक्वल टू r by 2 cos थीटा, या इसको मैं r by 2 sec थीटा भी लिख सकता हूं। थिंक अबाउट इट। Yes, sir. Yes, sir. And because this is r by 2 sec theta, this is r by 2 sec theta, this length, तो undoubtedly this length should also be equal to r by 2 sec theta, क्योंकि isosceles triangle है It's आपका, equal है. Yes, sir. and दोनों साइड्स इक्वल हैं।
तो ये लेंथ हो गई r/2 sec थीटा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r minus r/2 sec थीटा। This is actually the formula of the distance from where this ray will pass, है ना, sorry, this is the formula of the distance from the where the parallel ray will pass after reflection through the curved mirror. ये x is equal to, ये actual formula है which is always applicable. Either you have the paraxial rays or you don't have the paraxial rays, doesn't matter. This formula is always applicable, which is r minus r/2 sec theta. अब इसका मैं आपको बताऊं कि if rays are paraxial, अगर इसी में कंडीशन लगा दी जाए, if rays are paraxial, अगर रेज पैराक्सियल हो जाएं, पैराक्सियल रेज, तो मैंने आपसे क्या बोला कि ऑल द थीटा विल बी वेरी स्मॉल, करेक्ट? यस सर। यस सर। ये सेक कॉस थीटा क्यों लिखा गया यार फिर से? ठीक है, ऑल द एंगल्स विल बी वेरी स्मॉल, तो फॉर पैराक्सियल रेज थीटा विल टेंड टू 0, तो सेक थीटा विल टेंड टू 1, सेक थीटा विल टेंड टू 1। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस ऑफ r/2 हो जाएगी, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। यस और सर। वैसे भी आप याद रखिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम थीटा कह सकते हैं, टैन थीटा को थीटा कह सकते हैं, और कॉस थीटा या सेक थीटा को हम 1 कह सकते हैं। आई रिपीट, साइन थीटा को थीटा कह सकते हैं, कॉस थीटा को हम 1 कह सकते हैं, या सेक थीटा को हम 1 कह सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड थीटा इज वेरी स्मॉल। तो x इज इक्वल टू r माइनस ऑफ r/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू r/2 हो जाएगी, है ना। और x इस केस में बेसिकली है क्या, फोकस का ही तो डिस्टेंस है, तो इस फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, तो ये फोकल लेंथ r/2 लिखा जा सकता है इस वाले केस में। बट ये कब लिखा जा सकता है, व्हेन यू हैव पैराक्सियल रेज। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर हमें कैसे समझ में आएगा कि द रेज विच इज गिवन टू अस इज पैराक्सियल? तो ये एक बात याद रखो, व्हेनेवर द हाइट ऑफ द रे इज नॉट मेंशन टू यू, जब भी हाइट ऑफ द रे गिवन नहीं है, जब भी हाइट ऑफ द रे आपको गिवन नहीं है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि रेज आपकी पैराक्सियल हैं। अगर मान लो फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कभी हाइट दे दिया जाए रे की ना, इफ आई गिव यू हाइट ऑफ द रे, तो फिर उस केस में यू कैन नॉट कंसीडर द रे एज पैराक्सियल, फिर तो उसमें आपको नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, आई विल टेल यू दैट, पहले इसको नोट करिए। Done, sir. डन सर। ओके, सबने नोट कर लिया बेटे? आई होप सबने नोट कर लिया होगा। चलो देखो, दिस इज एप्लीकेबल, राइट, बट x की वैल्यू f इज इक्वल टू r/2 ही होगी, जरूर नहीं। जैसे अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं, मैंने बोला कि ये कर्व्ड मिरर है, और फिर से मैं कॉनकेव ले रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि ये रे ऐसे आई है, ये रे ऐसे आई है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, लिसन टू द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस of this ray onto this mirror so that ray after reflection passes through the center of passes through pole of the mirror. I repeat, what should be the angle of the ray with the mirror, मतलब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, ये थीटा की वैल्यू बतानी है आपको, so that ray after the reflection passes through say a pole of the mirror. Find the angle of incidence so that ray after the reflection passes through pole of the mirror. और आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज इक्वल टू r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू कितना है बेटा, इज इक्वल टू r। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपसे मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि what should be the value of the angle of incidence so that the ray after the reflection from the mirror passes through the pole of the mirror. What should be the angle of incidence so that the ray
after the reflection passes through the pole of the mirror, so that the ray after the reflection passes through the pole of the mirror. अब सुनिए, पहली बात, this ray is parallel to the principal axis or not? Yes, sir. Right? But after reflection, is it passing through the focus or it is passing through the pole? Sir, pole. Pole, तो sir. आप इससे क्या क्लेम कर सकते हो कि आपकी जो ये रे है, is it paraxial or not? Think about it. No, sir. No. Undoubtedly ये रे मतलब paraxial तो नहीं है. अगर ये paraxial होती तो the point from which it would have been passing should have been focus, और focus की जो distance है that is called as focal length. But undoubtedly it is not passing from there. ठीक है, it is not passing from there, it is passing through the pole of the mirror, तो it must not be a paraxial ray. तो अगर ये रे paraxial नहीं है तो आप क्या करें सर? तो अब हमारे पास एक मालूम है फॉर्मूला कि अगर रे पैरेलल है तो जहां से वो पास करती है उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम x is equal to r minus of r by 2 sec theta लिखते हैं. बोलो हाँ. ठीक है, x should become equal to 0, तो r should be equal to r by 2 multiplied by sec theta लिख सकते हैं बेटे. ठीक है, sec theta, तो r से r कैंसिल हो गया, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? sec थीटा की वैल्यू 2 हो गई. कैन यू टेल मी कि sec थीटा की वैल्यू 2 कितने एंगल पे होती है? अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो. हम ऐसा कह सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, मतलब sec थीटा की वैल्यू 2 कितने एंगल पे होती है अगर वो देखना हो तो भाई cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है ना. cos थीटा इज इक्वल टू बेटा 1/2 होता है, सुना है कभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो cos थीटा 1/2 कितने एंगल पे होता है? 60 डिग्री पर. 60. तो sec थीटा है ना, तो sec थीटा 2 कितने पे होगा? बेटा थीटा 60 डिग्री होगा ना बेटा. नहीं Yes, sir. समझा आप लोग. Reciprocal कर दिया. Yes, sir. रेसिप्रोकल करेंगे ना. cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा या sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा. Done, sir. Done, सबको sir. समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इस पे बहुत ज्यादा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा अनडाउटेडली, लेकिन मेरा मुद्दा ये था कि मैं आपको ये डिफरेंस समझा सकूं, नॉर्मल रेज और जो पैराक्सियल रेज हम जिसको मानते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा सकूं. तो ये डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस है आपका. मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना? नहीं की. ठीक है, ये डिफरेंस है. तो आगे बढ़े. Yes, sir. अब एक छोटा सा हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला. ये एक ड्राइव कर लेते हैं, बस एक ही करेंगे जिससे आपको ये आइडिया बन जाए कि हाउ वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला. उसके बाद फिर फर्दर हम बाकी उस पे क्वेश्चंस ही करेंगे. मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन एज सच 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कम से कम आपको एक आइडिया रहे कि भाई कैसे हम मिरर फॉर्मूला अचीव करते हैं, उसका एक आइडिया बन जाए. तो इसके लिए देखिए, आप मान लीजिए कि आपका ये एक मिरर है एंड लेट अस से दिस इज अ कॉनकेव मिरर. अगेन आई एम टेकिंग अ कॉनकेव मिरर, और ऑब्वियसली यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. देयर वुड बी सम फोकस समवेयर हियर. This is the pole and there will be somewhere the focus of this mirror. तो फोकस अब हम पैराक्सियल रेज ही कंसीडर करके चल रहे हैं बेटा. तो ये फोकस है हमारा. तो अनडाउटेडली ये वाली जो डिस्टेंस है बेटे मेरे वो r है. तो ये पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी. Yes, नहीं हो sir. जाएगी? अब सुनिए, देखिए आप पहले मुझे ये बताइए, कुछ कुछ चीजों पे हम बात कर लेते हैं. पहले कुछ कुछ चीजों पे हम बात कर लेते हैं. क्या सबको, आप लोगों को याद है कि रे कहाँ से इंसिडेंट होगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? ये सबको पता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपसे मैं कहूँ कि दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है? याद है आप लोगों को? पहली बात, इसमें कुछ कुछ बातें याद रखिए. रे अगर पैरेलल होगी तो कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है. बोलो हाँ, करती Yes, है. sir. Yes, दूसरी बात, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ,
क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी। वो लाइन जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी ऑन द सरफेस। तो जाहिर है कि अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंस करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि ऐसी रे जो पोल पे इंसिडेंट होती है, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे, वैसे तो हर कोई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही ओबे कर रहा है, बट पोल के केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जितने एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना दिखा रहे हो, साफ साफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही दिखा दो। तो दीज आर 3 बेसिक रेज जिसके बारे में हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हाउ इट गोना रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस और वेयर इट गोना गो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा। कुछ और छोटे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो एक पॉइंट और है कि सर आपकी कब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा तो इमेज कहां पर बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, यू हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस, दिस इज द पोल। आप लोग याद करिए, क्लास 10th याद कर पा रहे हो? If you have placed the object beyond the center of curvature, so where do you think the image of this object will form? I hope सबको ये idea है कि image क्या होता है, because plane mirror में we have already dealt with the image or the concept of the image. तो इतना तो सबको idea होगा। Yes, sir. Yes, sir. नहीं होगा? तो मुझे बताइए कि अगर हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, इमेज पता है कहाँ पे बनती है? रे ट्रेसिंग से भी बना सकते हो या याद रख सकते हो सीधा सीधा। भाई कभी भी इमेज बनाना हो ना तो एक तो रे आप ले लीजिए पैरेलल, तो वो कहाँ से पास करा दीजिएगा? फोकस से। दूसरी रे का तरीका ये है कि आप या तो पोल पे इंसिडेंट करा लीजिए, क्योंकि इमेज फॉर्म कराने के लिए कम से कम आपको 2 रे चाहिए होंगी। तो ये एक रे आपने पैरेलल ले लिया विच पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दूसरी रे हमने पोल पे इंसिडेंट करा दिया, तो ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्शन है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल फॉर्म इन बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल। नहीं आ रही बात समझ में? Yes, sir. इमेज आगे. फॉर्म्ड विल बी रियल। याद आया Yes, कुछ? sir. इमेज Yes, sir. फॉर्म्ड विल बी रियल बेटे। और इसी तरह से और भी बातें कर लेते हैं ना, पहले छोटी छोटी बातें कि भाई अगर मैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर, so if I place the object exactly at the center of curvature, तो image will also form on the center of curvature। कैसी इमेज बनेगी? तो रियल इमेज बनेगी। इसका साइज कितना होगा? जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दें, तो इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बनेगी? फिर से रियल बनेगी। समझ रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट को हम Yes, फोकस sir. पे रख दें तो इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी जो इमेज है, इन दिस केस ओनली द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड enlarged इमेज बनेगी। आई रिपीट, if you place the object between the pole and the focus, then your image will form behind the नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह लो या बिहाइंड द मिरर कह लो। और कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल। तो Yes, रिमेंबर sir. दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस के कहां पर हम रखेंगे तो कहां पर इमेज बनती है, याद रहे भाई। पहली बात, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी। समझ गए? Yes, sir. और ये बचपन में पढ़ते थे ना क्लास 10th में, ये क्लास 10th क्या 8th 9th 8th में भी है ये शायद, कि भाई वो जो शेविंग मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर हम यूज करते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? याद है किसी को? Yes, sir. Concave. कॉनकेव क्यों करते हैं? क्योंकि शेविंग मिरर मतलब जिस मिरर का जनरली यूज करते हैं शेव करते समय, उसमें हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है सर? उसका रीजन ये है कि कॉनकेव मिरर के जब बहुत क्लोज हम अपने फेस को रखेंगे ना तो बहुत मतलब छोटे से छोटे माइन्यूट से माइन्यूट स्पॉट भी हमें बड़े नजर आएंगे, मैग्नीफाइड नजर आएंगे, तो इसलिए ऐसा करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो खैर मेरा मुद्दा ये है कि ये पॉइंट्स याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि साइन कन्वेंशन। उसके बाद फिर मैं वापस इस डेरिवेशन पे आता हूँ। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। भले ये लगता बहुत आसान सा है
बट इसकी एक गलती से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए यू हैव टू रिमेम्बर द साइन कन्वेंशन। और ये कोई ऐसा ही कन्वेंशन नहीं है, जनरल कन्वेंशन नहीं है कि आप इधर से मान ले, उधर से मान ले, एक तरफ से पॉजिटिव मान ले, एक तरफ से नेगेटिव मान ले, सब चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है, इसका साइन कन्वेंशन का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। बहुत आसान तरीके से तुम्हें याद रखना हो तो ये याद रख लो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, all the distances measured in the direction of incident ray will be taken as positive, and all the distances measured in the direction opposite to incident ray will be negative. I repeat, all the distances measured in the direction of incident ray will be positive, and all the distances measured opposite to the direction of incident ray will be negative. I hope I made my point. भाई जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर होगी वो सब की सब पॉजिटिव होगी, और जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजर होगी वो सारी की सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, तो वो सारी की Negative. सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। सबको समझ में आ गई बात? क्या Yes, मतलब sir. हुआ Yes, सर? sir. मतलब ये हो गया कि रे मान लो ऐसे जा रही है और ये ऑब्जेक्ट है और मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंसेस मेजर करना है, तो ऑल द डिस्टेंसेस इन द केस ऑफ मिरर विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। फिर से सुनिए, सारी डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करते हैं? तो पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से Suppose. मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है? तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर हो गई? तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, तो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में गए ना, ठीक है। इंसिडेंट रे के क्या हो गया? डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे के आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड बिकॉज यू आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर होगा वो निगेटिव होगा। इसलिए आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर होगा वो कैसा होगा? तो अनडाउटेडली वो निगेटिव होगा, ठीक है। कोई तकलीफ? अच्छा, दूसरा पॉइंट आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कि इमेज इधर फॉर्म होती, इधर फॉर्म होती, ठीक है। तो इस केस में इमेज की डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है तो पोल से मुझे उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे। आई रिपीट, पोल से मुझे उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है। तो इस केस में जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कैसी हो जाएगी? तो अनडाउटेडली दिस डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। तो अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंसेस विल बी टेकन पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑल द डिस्टेंसेस विल बी टेकन नेगेटिव। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ें। ऑल द Yes, sir. डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की हुई सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो मेजर होगी डिस्टेंसेस वो नेगेटिव होगी। तो all the distances measured above the principal axis will be positive, and all the distances measured below the principal axis will be negative, right? चलिए सर, तो ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस याद रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जा रहे हैं सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ऑपोजिट जा रहे हैं सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, ठीक है। चलिए सर, बैक टू द टॉपिक चलते हैं। जो हमारा क्या था? हमारा था ये वाला पार्ट। हमें क्या ड्राइव करना था? तो वी वांटेड टू ड्राइव द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और मैं जो मिरर फॉर्मूला इस केस में ड्राइव करूंगा वही कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है, या इनफैक्ट हर केस के लिए वैलिड है कि ऑब्जेक्ट चाहे जहां भी हो उसके लिए ये केस वैलिड रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं बेटा कि हमने यहाँ पर ये रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है बेटे। इसकी इमेज फॉर्म करानी है, तो इसकी इमेज अगर हमें फॉर्म करानी है तो क्या करें? तो सबसे पहला एक कोई ऐसी रे ले लें विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, ये ऐसे पास हो जाएगा। एंड रिमेंबर वी आर टेकिंग ऑल द रेज एज पर एक्सियल। दूसरी रे अगर हम ये वाली ले लें, दूसरी रे हम ये वाली ले, डिफरेंट रे ले सकते हैं हम। दूसरी रे मान लो ये वाली ले लें विच इज इंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर मतलब सॉरी पोल ऑफ द मिरर, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास लाइक दिस। एम आई करेक्ट बेटे? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, दिस विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस यू कैन कंसीडर एज समथिंग ए डैश एंड दिस यू कैन कंसीडर इट एज बी डैश। इज इट करेक्ट? यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस है दिस विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस है। क्या सबको समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार हाँ ना बोल Yes, दो। sir.
यस सर। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो हमें मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है। मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो वी विल टेक द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, टू पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। और कैसे कंसीडर करना है, तो देखो देखो कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है आप लोगों को, कोई दो ट्रायंगल जो आपको सिमिलर दिख रहे हो, कोई है जो आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दिया? मुझे तो दे रहा है भाई। ये वाला एंगल बेटे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बोलो यस सर। बेटे। Yes, sir. मेरे बच्चे, ये वाला 90 है, ये भी 90 है बेटा। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं बताता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जो नाम जैसे मैं लूंगा वैसे ध्यान दो। ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ए बी पी। ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Yes, यस sir. सिमिलर ट्रायंगल की बेटे क्या प्रॉपर्टी है, कि किसी भी दो साइड्स का रेशियो हम किसी भी दूसरे दो साइड के रेशियो से इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे इक्वेट करता हूं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मतलब छोटे वाले का रेशियो, इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी, पी बी डैश अपॉन पी बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए पी बी डैश इज नॉट एनी नोन डिस्टेंस, राइट? पी बी डैश डिस्टेंस जरूर है, नहीं पी बी डैश तो नोन है, पीबी सॉरी इसमें दोनों ही नोन है। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अगर आप ध्यान से देखें तो पीबी डैश इज द इमेज डिस्टेंस, राइट है बेटे? पीबी डैश यहाँ से यहाँ तक, पी से बी का डैश का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है या नहीं है? देखो, यस सर है। Yes, sir. है ना? और हाँ भाई, और पी से बी तक क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। देखो बेटा, पीबी पीबी सब देखो बेटे, सब देखो, आप लोगों की आवाज जरूरी है यस मेरे सर को। Yes, है। sir. Yes, दोनों ही sir. निगेटिव है ना, दोनों ही निगेटिव है, बिकॉज दोनों को आप मेजर करने के लिए यू आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो आप क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बेटे ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई। ये आपकी एक इक्वेशन है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी बाई। ये तो एक इक्वेशन हो गई। वी नीड वन मोर सिमिलर ट्रायंगल्स और पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स सो दैट वी कैन डील विद द अनदर पार्ट। तो देखो इसके लिए ना व्हाट आई विल डू इज कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर रहा हूं, देख लेना। ये ब्लू लाइन, इसको मान लो कुछ मैं कुछ एम कह देता हूं और इसको मैं कुछ एन कह देता हूं। दिखाई दे रहा है? प्लीज एक बार देख लो, या कहोगे तो मैं अलग यस करके सर। बना दूंगा। देखो मिरर का अपर्चर आपने बोला था कि बहुत स्मॉल है, और कर्वेचर भी मैंने क्या माना है, कर्वेचर ऑफ द मिरर आपने बोला है कि कर्वेचर बहुत कम है, बहुत कम बेंड है ये। तो बहुत कम बेंड है अगर, तो इस पॉइंट से अगर मैं कोई लाइन ले लूं यहां पर, तो वो पोल से बहुत ज्यादा उसकी डिस्टेंस नहीं होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो बेटा, इसका जो बेंडिंग है ना, सरफेस की जो बेंडिंग है, कर्वेचर है, वो बहुत कम है। तो अगर कर्वेचर की बेंडिंग अगर हम ले लें, तो कर्वेचर की बेंडिंग अगर हम ले लेंगे, तो कर्वेचर की जो बेंडिंग होगी, कर्वेचर की बेंडिंग वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। कर्वेचर की जो बेंडिंग है वो बहुत स्मॉल है, तो उससे अगर हम कोई भी डिस्टेंस ले लें तो वो बहुत छोटी डिस्टेंसेस होंगी। देखो ये अगर मैं बहुत ज्यादा कर्व कर दूं, तो इस पॉइंट से यहां तक की लाइन और ये जो सेंटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। ये देख पा रहे हो? ट्राई टू Yes, फिगर sir. इट आउट। इसको मैं कम से कम करता जाऊं, कम से कम करता जाऊं, ठीक है? तो कम से कम करूंगा तो ये पोल से दूसरा जो हमने परपेंडिकुलर लिया उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर ये ज्यादा बेंड कर दिया, तो ये इस पॉइंट से, अगर हम इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लिया, उसकी डिस्टेंस देख पा रहे होगे, देख पा रहे हो? और इसको अगर हम बेंडिंग कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी। देखो आई विल शो यू अगेन। अगर फिंगर से नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो, दिस इज द परपेंडिकुलर व्हाइट, ये जो मेरा पेंसिल है, ये मान लो ये परपेंडिकुलर है, और ये जो हाथ है जो मैंने बेंड करके दिखा रखा है आपको, ये मान लो मिरर है। दिख रहा है? यस सर। अब Yes, इसको sir. सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, तो ये डिस्टेंसेस ना बहुत कम होते जाएंगे। व्हेन इट विल बिकम स्ट्रेट, तो दिस डिस्टेंस विल बिकम जीरो। हल्का सा कर्व करो तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास ही नजर आएगा। देखो आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं यस एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
मतलब n और p are very close to each other. जो n और p है they are very close to each other. इसका मतलब distance measured from p और distance measured from n can be approximately taken to be equal. p and n are very close so that distances measured from p is approximately equal to the distances measured from n. ठीक है? Yes, sir. या तुम बोर हो गए? No, sir. सबको समझ में आ गई ये पॉइंट? Yes, अब sir. देखो Yes, अगर ये बात sir. आप लोगों को क्लियर है ना बेटा, तो ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, ये वाला और ये वाला. अगेन these two triangle are similar one. बिकॉज ये जो ग्रीन से मैंने पोर्शन दिखाने की कोशिश की है, अगर इसके एंगल को आप देखोगे बेटा, तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है? और इस केस में भी आप ये कह सकते हो ये वाला और ये वाला अगेन 90 डिग्री. तो these two triangles are similar on the basis of these two angles. तो इसमें भी आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो साइड है a डैश b डैश डिवाइडेड बाय, इस ट्रायंगल में कौन सी साइड बेटा? बेटा जो दो ट्रायंगल मैं सिमिलर ले रहा हूं, तुम चाहो तो मैं उसका नाम लिख दूं क्या? चलो मैं नाम लिख देता हूं भाई. ट्रायंगल कौन कौन सा? ट्रायंगल एम एन एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ. देखो Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया. समझ आना चाहिए भाई, सबकी आवाज आनी चाहिए. तो Yes, इस वाले sir. ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे मेरे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं ना ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एम एन. एम एन विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ पी. लिख सकते हैं. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिस्टेंसेस के बस नाम लिख दिए हैं. आप में से कौन अक्लमंद मुझे ये बता सकता है कि एम एन जो है ये वाली एम एन, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन एनीबडी अमंग यू कैन टेल मी कि व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ एम एन AB. और हाउ दिस? Objective. अरे वाह हीरा बच्चे हो भाई तुम. ए डैश बी डैश विल बी इक्वल डिवाइडेड बाय ए बी. एम एन इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए बी बिकॉज दिस लाइज बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस. तो ये दोनों हाइट सेम होगी, एम एन और ए बी की हाइट सेम होगी. बी डैश एफ, व्हाट इज दिस बी डैश एफ? दिस डिस्टेंस. इसका ये डिस्टेंस जरूर है, बट इसका कोई एज सच कोई नाम हम नहीं दे सकते ना. जैसे द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे इमेज का डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज इमेज डिस्टेंस. बट इस एफ बी डैश का कोई एज सच कोई नाम नहीं है. तो इसको थोड़ा सा एक वैलिड नाम देने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो पी बी डैश माइनस ऑफ पी एफ. पता नहीं क्या बोला इसने भाई. एफ बी डैश अगर मुझे निकालना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी लेंथ में से पीबी डैश में से अगर आप पीएफ को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द एफबी डैश. Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय पीएफ एफपी एक ही बात है. ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी. पीबी डैश इज व्हाट? तो पीबी डैश इज योर इमेज डिस्टेंस व्हिच इज नेगेटिव. माइनस ऑफ पीएफ इज Focal व्हाट? हु length. विल टेल मी? अरे वाह. तो फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव? So नेगेटिव. negative. नेगेटिव, यू आर करेक्ट, नेगेटिव. Opposite बिकॉज direction. Yes, अच्छा sir. याद रखो कि द डिफरेंस ऑफ दीज टू मिरर्स इज ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ उसके लिए एक डिफरेंस फोकल लेंथ भी है. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है और कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है. तो बेटे यहां से हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी कैन बी रिटन एज इक्वल टू एफ माइनस ऑफ वी divided by minus of f. This is my second equation that I have got. You people will have to note down these the whole thing so that I can compare the two equations, because the left hand side of both the equation is same. So I'll have to compare these two equations on the right side and we'll get the final result. So please hurry up, just go ahead and please note it down. And if somebody has already taken this down, then please compare the two equations to get the final result.
नोट कर लीजिए बेटा, बी क्विक। Done, sir. Everyone, be quick. Tisha, Shreen, Shishodia, Done, sir. Anushka, everyone, can I erase this part now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं और इंस्टेड ऑफ इरेजिंग आई शुड टेक अनदर स्लाइड, तो यहाँ पर a डैश b डैश इज इक्वल टू a डैश b डैश इज इक्वल टू अपॉन ए बी इज इक्वल टू v बाई u, ये एक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका a डैश b डैश अपॉन ए बी, दूसरा है आपका a डैश b डैश अपॉन ए बी, a dash b dash upon ab is equal to f minus of v divided by minus of f, and the right side of left side of both of these equation is same, so we will equate the right side of these two equations. So v by u is equal to f minus of v divided by minus of f. Just do the cross multiplication and just do the simplification part of it. तो ये हो जाएगा minus of fv is equal to uf minus of uv. अनडाउटेडली यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, तो आप क्या करो, डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड होल इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर लो, UVF से, डिवाइड होल इक्वेशन बाय UVF। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड करोगे तो FV से डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन u, देखो। और राइट साइड पे UF को UVF से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन f, नहीं सॉरी, you will get 1 upon v, you will get 1 upon v minus of 1 upon ये uv को डिवाइड कर रहे हो uvf से, तो you will get 1 upon f, तो ultimately you are getting 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, and this is known as the mirror formula। ठीक है, तो इस तरह से ज्योमेट्री लगा के this mirror formula is achieved। तो 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, which you are already acquainted with, आप पहले ही से जानते हो ये इक्वेशन, you have already studied this in class 10th, so you have acquaintance with this formula, am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. But yes, whenever you will apply this equation, you will have to keep the sign convention in your mind, ठीक है? This derivation has been done in a particular case when you have the object distance negative and the image distance is negative, focal length is negative, in that case you have derived this result। मतलब एक पर्टिकुलर केस में आपने ये रिजल्ट ड्राइव किया है ना, इमेज हमेशा नेगेटिव होगी ये जरूरी थोड़ी है, image distance is not always negative, right? If you have the virtual image, तो image distance for the mirror will be positive, ठीक है? तो different cases में different कहानी होगी, तो इसीलिए whenever you will be using this equation, you will have to take care of the sign convention, ठीक है? Depending on the situation, you will take the object distance, image distance, and you will write the focal length। मैंने आपसे ये कहा है कि फॉर्मूला कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों के लिए आइडेंटिकल है, but when you will be using convex mirror, so instead of taking the focal length negative, you will be taking the focal length positive, but when you will be taking the concave mirror, you will have to put the focal length negative। तो इसलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको यूज करना है तो यू विल हैव टू पुट द साइन कन्वेंशन, ठीक है? तो साइन कन्वेंशन यूज करते हुए आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। Yes, sir. Yes, sir. सबने लिख लिया बेटे? तो ये तो हो गया आपका मिरर फॉर्मूला, इसी पे फर्दर और पीएचडी करेंगे, बट उससे पहले एक और चीज पे हम आते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन
पहले अगर मैं मैग्निफिकेशन पे बात करूं तो मैग्निफिकेशन बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और दूसरे को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट मैग्निफिकेशन इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बचपन से कहने का मतलब सर, बचपन से कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th। भाई अगर ये मान लीजिए कि दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म समवेयर, कहीं पर भी बने, रियल बने, वर्चुअल बने, जैसी भी बने, एंड लेट्स से दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। सर द इन दोनों का रेशियो, रेशियो। हाँ, the ratio of the height of the image to the height of the object will be called as magnification. Magnification will be simply equal to height of image to the height of the object. ये एक फॉर्मूला है in terms of height of the image to the height of the object. इसी मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी है in terms of the image distance and the object distance. And what is that formula? So that formula is minus of v by u. Minus फॉर्मूले में रहेगा, and along with this you will take the sign convention for the image distance or the object distance. मतलब एक तो माइनस तो इसमें फॉर्मूले में ऑलरेडी है, ठीक है, इट इज ऑलरेडी प्लग्ड इन द फॉर्मूला, बट व्हेन यू विल बी putting the values of v and u, you will put it with the proper sign convention. So these are the two formulas for the magnification or the transverse magnification. इसी के मैं एक दो और फॉर्मूले बनाता हूँ, ठीक है, एक दो और फॉर्मूला बनाऊंगा इसका, तो पहले मैं उसका फॉर्मूला बना ही देता हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसी मैग्निफिकेशन को लिखने का और तरीका क्या है कि जैसे आपने लिखा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लिखा आपने, जस्ट यू डू वन थिंग, डिवाइड बोथ साइड्स बाय v। आप दोनों तरफ v से डिवाइड कर लें, तो अगर आप दोनों तरफ v से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ v बाय u इज इक्वल टू v बाय f। यू कैन राइट इट एज 1 प्लस v बाय u इज इक्वल टू v बाय f, और यू कैन राइट दिस v बाय u इज इक्वल टू v बाय f माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो v बाय u आपको लग रहा होगा कि v बाय u में अगर हम माइनस साइन लगा दें तो इट विल बिकम मैग्निफिकेशन, राइट। मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ v बाय u, और ये क्या मिल रहा है हमें, v बाय u विच इज पॉजिटिव। अगर मैं दोनों तरफ निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ v बाय u, एम आई करेक्ट, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस ऑफ v बाय f। आर यू गेटिंग और नॉट? So can I write this as magnification, and this magnification will be written as f minus of v divided by f. This is also the formula for the magnification. कौन सा वाला मैग्निफिकेशन? तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। इसी अगर मिरर फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f को इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय u, इधर भी दोनों तरफ आप u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा u बाई v प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू u बाई f, बन जाएगा। हाँ, दिस विल बिकम u बाई f, राइट। ठीक है, तो u बाई v को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए u बाई v विल बी रिटन एज इक्वल टू u बाई f माइनस ऑफ 1। एम आई करेक्ट बेटा? यस सर। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ u बाई v इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ u बाई f। तो ये u बाई v है, तो चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, माइनस ऑफ u बाई v इज इक्वल टू f माइनस ऑफ u डिवाइडेड बाई f। रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, तो ये v बाई u बन जाएगा, एंड व्हेन इट विल बिकम v बाई u विद अ नेगेटिव साइन इट विल बिकम मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ यू विल राइट इट एज f अपॉन f माइनस ऑफ u, है ना, f अपॉन f माइनस ऑफ u। This is the magnification in terms of focal length and object distance। ठीक है, नोट करिए इन दोनों को। बच्चों नोट कर रहे हैं आप लोग? यस सर। सर ये चारों मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स वाले केस के ही है ना?
हाँ, ऑल द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन इज फॉर ट्रांसवर्स। लीनियर तो अभी बताऊंगा, फिलहाल तो ट्रांसवर्स Okay, sir. मैग्निफिकेशन। डन सर। Okay, beta. So this was all about the transverse magnification. Now we move to the linear magnification part. तो लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन, अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करते हो कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग इट्स हाइट, तो उस केस में जो भी हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। लीनियर का मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को उसके लेंथ के अलोंग रख दिया है ना। और जैसे आप हाइट के अलोंग रखते हो तो उस केस में विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल लेते हो आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात? भाई अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अलोंग इट्स हाइट रखें, हाइट, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो ऑब्जेक्ट आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट अज्यूम कर रहे हो जिसमें यू आर नॉट टेकिंग इट्स विड्थ, यू आर ओनली टेकिंग इट्स हाइट। नहीं आ रही बात समझ? जैसे फॉर एग्जांपल बेटे, अगर मान लो कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो एरो से हम दिखाते हैं, अगर मुझे कोई कह दे कि भाई हमने एक सॉलिड बॉडी रख दिया, मान लो कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक प्लेस कर दिया, दिस इज द ब्लॉक विच इज प्लेस्ड, तो इस ब्लॉक का अपना साइज होगा नहीं होगा? है बेटे? या तुम लोग शांत हो गए? Yes, sir. तो इसके हाइट के साथ साथ इसका ब्रेथ भी तो होगा। Yes, sir. बट Yes, sir. आपने जो अभी फॉर्मूला लिखा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू द केस वेयर एवर यू हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल विड्थ, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी विड्थ नेग्लिजिबल है, तो उस केस में तो आप ये फॉर्मूला लगा लेते हो। बट अगर आपकी विड्थ नेग्लिजिबल नहीं है, हाइट नेग्लिजिबल है और विड्थ नेग्लिजिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो। इसमें हम करते क्या है, इस तरह के दे दे इस तरह के ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के साथ बेटा हम ये करते हैं कि सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस तरह के ऑब्जेक्ट में, अच्छा ये जब ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा आपके लेवल पे, तो इसकी हाइट नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे अगर अलोंग इट्स हाइट रखा हुआ है तो विड्थ नेग्लेक्ट करते हैं, तो वैसे ही अगर आपको अलोंग द लेंथ रखा हुआ है तो हाइट नेग्लिजिबल होगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से, तो आप पहला काम ये करेंगे, इसको आप ए बी अगर कंसीडर कर लें, तो ए वाला पोर्शन यू विल कंसीडर और ट्रीट इट एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एंड बी वाले पोर्शन को भी आप एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे और दोनों की इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। नहीं आई बात समझ में? आप मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा अभी नहीं समझे, चलो क्वेश्चन में समझा दूंगा। अभी Yes, फिलहाल मैं sir. लीनियर मैग्निफिकेशन समझा देता हूँ। लीनियर मैग्निफिकेशन देखो, अगर लेंथ के अलोंग ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज बनेगी, मान लेते हैं ये इमेज बनी, तो इस इमेज की भी तो कुछ लेंथ होगी बेटा। नहीं आई बात समझ में? अरे ऑब्जेक्ट है बेटे, तो इसकी इमेज भी तो बनेगी ना, या तो उससे यस सर। ज्यादा लंबी इमेज बनेगी या कम लंबी इमेज बनेगी, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं आ रहा बेटा? सर तो आ यहाँ तो गया। हाइट नहीं है ना, यहाँ तो लेंथ है ना बेटे। तो मैग्निफिकेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मतलब क्या लिखा जाता है, लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज, अगर लेंथ देख लें हम किसकी, इमेज की, डिवाइडेड बाय व्हाट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ आ गया होगा शायद। ट्रांसवर्स यस सर। मैग्निफिकेशन का मतलब था हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे, दैट विल डिस्कस नाउ। Done, sir. ठीक है,
तो ये तो हो गया सर बेसिक बेसिक जितने भी फॉर्मूलाज थे उस पर हमारा डिस्कशन हो गया। हमें मिरर फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, पहले भी पता था, उसी पे हमें क्वेश्चंस करने, मैग्निफिकेशन हमें पता है अब, और उसके कुछ और फॉर्मूलेज हमें पता चल गए कि हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, -v/u भी लिख सकते हैं, एंड अलोंग विद दैट हम उसका फोकल लेंथ के टर्म्स में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना, f - v डिवाइड बाई f या f अपॉन f माइनस ऑफ u। ठीक है, तो ये चार कुछ फॉर्मूलाज हैं। और अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, तो उस केस में इमेज की भी लेंथ आएगी कुछ, और उस केस में जो हम मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसवर्स, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल, सॉरी लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अब देखो, लेट अस डील विद द क्वेश्चंस नाउ। तो अब देखो दोनों मिरर के लिए कहानी वही है, सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द convex mirror or concave mirror. The only difference would be of the sign convention, of course, but formula is equally valid for both the mirrors. तो पहले सिंपल क्वेश्चंस को देखो। मान लो कि सर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये पहले एकदम बेसिक सा सवाल, मैं आपसे कहता हूँ कि ये ऐसा, आपसे कह दिया जाए इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, और मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर गिवन, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया है ना, नॉट द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मैंने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी पॉइंट इमेज ही बनेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उसकी पॉइंट ही बनेगी, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है बेटे, और इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेट दैट बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द इमेज डिस्टेंस। एकदम सिंपल सा सवाल, बिल्कुल आसान सा, पूछते हुए शर्म आ गई। Radius of curvature I've already mentioned, object distance I've already given to you, just have to find the image distance, and the object is point object. Done beta? Yes, sir, 15 centimeters. Negative or positive? So negative. Of course it should be a negative because the image that will form will be real in this case, right? क्योंकि वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। दिस मींस दैट ऑब्जेक्ट हैज बीन केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया। तो बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसकी जो इमेज बनेगी अनडाउटेडली दैट वुड बी रियल इमेज। So 15 centimeter. ओके, वेरी गुड। देखो इसमें सीधी सी बात है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो पहला हमें फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ विल बी R/2 रेडियस कर ऑफ देंगे। कर्वेचर, बिल्कुल। तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अनडाउटेडली विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज़ द मिरर दैट इज गिवन टू यू इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ से हम 1/v हमें चाहिए, तो 1/v विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस ऑफ 1 अपॉन u। 1 अपॉन f लिखेंगे आप तो माइनस ऑफ 1 अपॉन 10 लिखेंगे बिकॉज फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, और ये माइनस, ये 1/u इधर आया तो माइनस, और माइनस ऑफ 1/1 30 सेंटीमीटर। दूसरा वाला माइनस इसलिए बिकॉज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। तो 1/v इज इक्वल टू व्हाट, 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, Yes, sir. माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1, तो दिस विल बिकम इक्वल टू -2। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर, एंड यू हैव गॉट इट करेक्ट। इसमें एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, एक तो तरीका ये है कि आप ये लिखें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, या आप इसका एक आसान काम ये कर ले, इसको रट ले सीधा, ये थोड़ा सा टाइम बचा देगा आपका, uf अपॉन u माइनस ऑफ f। v को मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, uf, इसी को सॉल्व वॉल्व करोगे ना तो ये बन जाता है ना। v को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, uf अपॉन u माइनस ऑफ f। डायरेक्ट लिखो, क्यों पहले लिखोगे और फिर उसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। Obviously with the proper sign you will have to put all the values, but आप डायरेक्टली ये यूज कर लो, डायरेक्टली आपको रिजल्ट पता चल जाएगा।
क्लियर है बेटे? यस सर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगेन ये मिरर है, और ये मान लीजिए कि ये रेज आपको दिखाई हुई है, दे हैव शोन यू दिस दीज रेज, आपको रे ऐसे शोन है, ठीक है, और आपसे ये कहता है अच्छा ये जो रे आ रही है वो कहां से आ रही है, तो दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। आपसे कहा जा रहा है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड दिस रेज मीट समवेयर हियर ऑन एक्सटेंडिंग, नॉट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, मतलब these rays are coming from the object, and when these rays are extended in the backward direction, so they appear to be diverging from the point which is at a distance of 40 centimeter. You will have to understand this. This is your pole of the mirror. The focal length of this mirror is equal to 10 centimeter, and you can see the mirror is obviously concave mirror. अब आपका क्वेश्चन ये है कि where do you think the image will form? What will be the position of the image, the distance of the image? Where do you think the image will form? मतलब distance of the image, ठीक है। अब distance बताना है, क्या बताना है, distance बताना है। किसका distance बताना है आपको, image का distance बताना है कि where do you think the image will form or what will be the image distance, ये आपका point है, ठीक है। अब Yes, क्या sir. करें Yes, सर, sir. अब क्या करें, पहले you need to understand few things related to this। सबसे पहला पॉइंट, अगर इस केस में आप सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट कोई भी रियल होती है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तो उससे निकलने वाली जो रे होती है वो डाइवर्जिंग होती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल तो द रे विच इमिट्स आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी डाइवर्जिंग। जब ये रे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है सो दैट कि आपका ये सोर्स इंफिनिटी पे हो, तो यही रे पैरेलल हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिन चीजों को, वो ध्यान से सुनिएगा। The ray which comes out from an object is diverging in nature. जब वो रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है तो वो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रे को ऑब्जर्व करेंगे तो these two rays which I have shown you in the diagram, ये जो दो रे हैं वो डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, कैसी हैं Converging, sir. Converging. बेटा, सब बोले बेटा ये रे कन्वर्जिंग है ना। तो याद रखो कि जब भी रे कन्वर्जिंग दिख रही हो, आपसे कहे कि ऑब्जेक्ट से रे आ रही है बट रेज आर कन्वर्जिंग, आई रिपीट, ऑब्जेक्ट से रे आ रही है बट रेज आर कन्वर्जिंग, ऑब्जेक्ट से रे आ रही है एंड रे आर कन्वर्जिंग, तो उस केस में याद रखिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल नॉट बी रियल ऑब्जेक्ट, रादर इट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट, आपसे अगर मैं कहूं कि रे इज कमिंग आउट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड द रे इज डाइवर्जिंग, तो उस केस में जो रे होगी वो आपकी कैसी होगी, तो रे जो होगी आपकी वो, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसा होगा, तो ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, इट विल नॉट बी रियल, ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, इट विल नॉट बी रियल, ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। तो Yes, एक्चुअली sir. में आप जानते हो ये 40 क्या है, ये 40 जो ये पॉइंट आपको दिखाया गया है, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कि मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता तो ये रे ऐसे निकलती और इस तरह से डाइवर्ज होती, तो इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है और रे ऐसे आ रही है। अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करें पोल से तो यू विल गो टुवर्ड्स राइट। भाई इस जहां मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखा है, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से आप राइट जाएंगे ना बेटे, नहीं जाएंगे? Yes, sir. पोल से राइट जाएंगे तो आप पोल से यहाँ गए राइट, ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस केस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये 40 सेंटीमीटर विल बी योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, विल इट बी पॉजिटिव और Positive. नेगेटिव? Positive, पॉजिटिव, sir. रिमेंबर दिस इज पॉजिटिव, है ना। अभी ये भी मत कह देना कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इट इज मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, ये भी नेसेसरी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी नीड टू टेक द साइन कन्वेंशन। यहाँ पर जो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ plus 40 centimeter because this appears to be in the direction in which the incident ray is coming। ये किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रहा है उसी डायरेक्शन में ये दिखाई दे रहा है, राइट। जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट रे आ रहा है उसी डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा करेंगे। तो अब फाइनली आप लगा लीजिए uf अपॉन u माइनस ऑफ f,
तो u की वैल्यू +40, f की वैल्यू माइनस ऑफ 10। वाई माइनस ऑफ 10? f की वैल्यू माइनस ऑफ 10। क्यों माइनस ऑफ 10? बिकॉज आपका जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होगा। क्यों होगा? बिकॉज द मिरर दैट यू आर हैविंग इज कॉन्केव मिरर। u की वैल्यू कितनी हो गई? 40 माइनस ऑफ 10। तो क्या करोगे? 0 कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 1 5। इसका मतलब माइनस ऑफ 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर इमेज डिस्टेंस। और याद रहे इमेज डिस्टेंस जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? तो इमेज डिस्टेंस दैट यू आर गेटिंग, इमेज डिस्टेंस जो आपको मिल रही है वो कैसी मिल रही है सर? इमेज डिस्टेंस निगेटिव मिल रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इमेज डिस्टेंस Yes, sir. निगेटिव मिल रही है तो इमेज रियल है। Sir, बट really, ऑब्जेक्ट yes, sir. कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा है? Virtual. वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल बट इमेज डिस्टेंस इज रियल, या इमेज इज रियल। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई गेस। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. चलो तो आज इतना ही। रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक